जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी छीन कर लेंगे जिस दिन जाति जनगणना पता लग जाएगी। आप भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ अलग अलग विधानसभाओं में और केंद्र की सत्ता में काबिज है, आप उन्हें हरा नहीं सकते मैनेजमेंट के जरिए। नीतीश कुमार को ही पलटू राम कहा जाता था, लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन में देखें तो मायावती के ऊपर सबसे कम भरोसा है। पाल कितने हैं, बात होनी चाहिए चमार कितने हैं, बात होनी चाहिए धोबी कितने हैं, बात होनी चाहिए ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, जब होगी भागीदारी। अकेले हराने की अगर कुवत होती किसी पार्टी में, जो कि नहीं है, सभी लोगों को स्वीकार करना होगा, तो ये गठजोड़ का सामने आना बहुत जरूरी है, एक साथ लड़ना बहुत जरूरी है। आपको जो साथ में लाना है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे को अगर किसी ने मरने नहीं दिया है तो वो राहुल गांधी है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज पॉलिटिक्स की न्यूज रूम चर्चा में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश और मायावती के पॉलिटिकल संबंधों की, जिसे आम भाषा में बुआ भतीजा का गठजोड़ भी कहा जाता है। असल में हुआ ये कि कल अखिलेश यादव ने 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर के अपने विधायक दल की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में किसी विधायक के मायावती जी को लेकर के पूछे गए सवाल में अखिलेश का जवाब था कि मायावती बहुत सीनियर लीडर हैं, हमसे उम्र में भी बड़ी हैं, उनका सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। अखिलेश का ये बयान तब आया जिसके कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इस सवाल का जवाब में ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को लेना चाहिए, उनकी भूमिका क्या रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा, क्या चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती हमारे साथ रहेंगी या भाजपा में चली जाएंगी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इससे पहले भी अखिलेश यादव हों या मायावती, दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं और इसी पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक को आकर्षित करते रहे हैं। कल की मीटिंग में दो और बातें तय की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके वो तमाम विधायक जिन्हें 80,000 के आसपास वोट मिले थे, उन्हें अब खींच करके 1 लाख ले जाना है। जिन्हें 1 लाख वोट मिले थे, उन्हें 1,10,000 और 15,000 का फिगर टच करना है। यानी अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। लेकिन सवाल नीरज सर बन रहा है एक फिर से कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी मानी जाती है, अगर किसी भी स्थिति में अखिलेश और मायावती फिर से साथ आते हैं तो कांग्रेस सबसे अंतिम पायदान पे खड़ी हुई पार्टी बन जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा संकट भी है। देखिए, फिलहाल भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आप वोट्स के नज़रिए से देखें या सीट्स के नज़रिए से देखें तो सबसे पीछे ही खड़ी दिखती है। ये बात सत्य है और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। एक बात हमको समझना होगा कि ये जो इलेक्टोरल बैटल होने वाला है 2024 में, इसमें इंडिया गठबंधन जो बना और जिस भी तरीके से चल रहा है, भविष्य में क्या है वो हम में से कोई भी नहीं जानता। इस तरह के गठबंधन का जिक्र हमेशा हर चुनाव से पहले आता रहा है, लेकिन इस बार ये बन पाया है। इसकी वजह क्या है? तमाम लोग इस बार जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि लगातार एजेंसीज़ का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, फेडरल स्ट्रक्चर जो है उस पर अटैक के काफ़ी आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पर, और कार्यशैली आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तो आपको लगेगा कि फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला तो हो रहा है। जितने भी विपक्ष की पार्टियाँ हैं, किसी भी पार्टी का आप नाम ले लीजिए, एजेंसीज़ के सहारे उनको चोटिल करने का प्रयास किया गया है। तो तमाम पार्टीज़ को ये पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और एग्जिस्टेंशियल सवालों को सॉल्व करना होगा पार्टीज़ को। इसलिए मुझे लगता है पार्टीज़ के बीच में मतांतर ये चलते रहेंगे। भाई, उत्तर प्रदेश में फोर्सेस कौन थी? उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा, यही तो फोर्स थी ना। ये आपस में लड़ेंगी नहीं तो इलेक्टोरल बैटल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में उदय जो है, और चुनाव में अब तो ऐसा लगता है कि इनको भेदना बड़ा मुश्किल है, ये तो अभी बीते 8-10 सालों में ही तो हुआ है। उससे पहले तो वो सारा कुछ चल रहा है और ज़मीन के ऊपर जो लोग वोट देते हैं उनके बीच भी वही बैटल था। तो एकदम से आप ये सोचेंगे कि दो पार्टियां बिल्कुल गले लग जाएं और एक दूसरे का विरोध ना करें, आलोचना ना करें, ये गलत है। आपने अखिलेश के पूर्ववर्ती बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ पता नहीं मायावती चुनाव के बाद किस खेमे में चली जाए। मैनेजमेंट की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि भाई जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ दीजिए, और जिन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है उसको छोड़कर अपनी पूरी प्लानिंग करिए। तो कौन कब किसके पास जाएगा, किस खेमे में जाएगा, अखिलेश ने अपने परिवार में भी ये देखा है। अच्छा राजनेता वही होता है जो संभावनाओं को और खतरों को दोनों को अच्छी तरीके से भांप सके। और अभी ज़रूरी मुझे यही लगता है विपक्षी पार्टियों के लिए है कि वो संभावनाएं ही तलाशें कि क्या संभावनाएं जन्म लेती हैं।
बसपा और सपा अगर ये साथ आती है, कांग्रेस इनके साथ मिलती है और विपक्ष की तमाम पार्टियां अगर एकजुट होती हैं, तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है सीटों के दृष्टिकोण से और बहुत कुछ तय करेगा और सबसे बड़ा गढ़ भी है बीजेपी का, आरएसएस की लेबोरेटरी भी कही जा सकती है उत्तर प्रदेश, तो उसमें ये गठबंधन बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी है। अभी तो हो भी नहीं गया है, अभी चर्चा चल रही है। मायावती के बगैर ये गठबंधन कमज़ोर दिखता है अगर बसपा इसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि उनके पास काडर वोट है। और जातीय जनगणना का जो सवाल है ना राघव, उसमें केवल ओबीसीज नहीं है, उसमें एससीज भी हैं। तो तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसको हमको सॉल्व करना है। और अब माहौल पूर्ववर्ती चुनावों जैसा नहीं है जहां ओबीसी 80 से इसलिए नहीं यार ये हमारे काडर के नहीं है, दूसरे काडर के हैं, मायावती वाले हैं, उस तरीके से वोटिंग इस बार नहीं होगी। इस बार वोटिंग एक कॉमन कंसेंसस पे होगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी, विपक्ष के लिए जो भी वोट पड़ेगा। तो उसमें कंसोलिडेशन के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष में खड़ी जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम मतमतांतर को भुलाते हुए, या आप ये समझें कि जहन में रखें भी तो कम से कम ऊपर से उसको मिटाते हुए आगे बढ़ें और एक साथ बढ़ें। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का जो एक ख्वाब बुना जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, उसके लिए एक सुखद पहलू है कि अखिलेश यादव अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। लगभग उन्होंने ऑफर ही कर दिया है, मायावती जी को अब कॉल लेना है, बाकी तो टेबल पे बैठ के बहुत सारी बातें होंगी। एक बात आपने शुरुआती में कही कि ये गठबंधन भाजपा को हटाने के लिए, ये मैसेज पब्लिक में भी किया है। पब्लिक का कहना है कि अगर चुनाव में कोई गठबंधन सिर्फ इसलिए ही हो रहा है कि उसे किसी एक पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो क्या ये मुद्दाहीन राजनीति नहीं हो गई है? मतलब ये एक कॉमन थॉट है पब्लिक के बीच में, क्या इसके बारे में आप कहेंगे? नहीं, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाले लोग और स्ट्रेटजीज बनाने वाले लोग जो ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं वो इस तरह के रिमार्क्स पास ऑन करते हैं। कभी भी जब इतनी मजबूत सरकार होती है ना, तो उसको अपदस्थ ही किया जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति जीत के उसको नहीं हटाता, मतलब जीतता ही है, लेकिन टेक्निकली आप देखेंगे तो वो जीत के नहीं हटाता, उसको हरा के हटाता है। और अकेले हराने की अगर कुव्वत होती किसी पार्टी में, जो कि नहीं है, सभी लोगों को स्वीकार करना होगा, तो ये गठजोड़ का सामने आना बहुत ज़रूरी है, एक साथ लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ अलग अलग विधानसभाओं में और केंद्र की सत्ता में काबिज है, आप उन्हें हरा नहीं सकते मैनेजमेंट के जरिए। सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा। और सभी लोगों की मैं जब बात करता हूँ, तो पिछले न्यूज़ रूम में भी न्यूज़ रूम चर्चा में भी मैंने ये बातचीत कही थी कि जब लोग आ जाएंगे ना कि हाँ भाई बीजेपी को हटाना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी को इस इलेक्टोरल बैटल से हटा पाएंगे। अदरवाइज मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, मशीनरी के दृष्टिकोण से आप इलेक्टोरल बैटल पार पा जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर जो बात आप राघव कह रहे हैं, माफ़ करें मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूं, कि जो बात आप कह रहे हैं, अगर पब्लिक के बीच में ये मैसेज है कि बीजेपी को हटाने के लिए ये दल इकट्ठे हुए हैं, तो ये मैसेज पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों के पास जब मैसेज होगा तो लोग उस तरीके से एक्शन भी लेंगे। नीरज जी का मैसेज और जो विपक्ष का मैसेज है, बीजेपी को हटाना है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में देखें, वो अचानक से सीएम बनाए जाते हैं, 5 साल बिताते हैं और फिर अगले टाइम वो पूरे बहुमत से फिर सरकार बनाते हैं। ना समाजवादी पार्टी कोई बड़ा आंकड़ा छू पाती है आसपास का, कांग्रेस की बात ही नहीं बन पाती है और बीएसपी भी बहुत कमज़ोर स्थिति में नज़र आती है। इसके बाद भी आपको लगता है निवेदिता कि क्या अखिलेश, मायावती, कांग्रेस मिल करके योगी मोदी के मिले जुले स्वरूप से उत्तर प्रदेश में लड़ने की स्थिति में खड़े हैं कहीं? जी देखिए, स्थिति तो अभी बनानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और जो नीरज जी ने जो बात कही कि आपस में जो है थोड़ा बहुत आलोचना चलते रहनी चाहिए ताकि एक वैक्यूम ना क्रिएट हो। इसीलिए अगर सपा बसपा में चलता रहता आलोचना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनको थोड़ा जहन में रख करके आगे के काम करने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये जो आलोचना है वो आलोचना से बढ़ करके भी ये लोग बातें कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं 2 दिन पहले की बात आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले ही मायावती ट्वीट करके दलित विरोधी कहती कि दलितों के साथ नहीं है, ये अपना चेहरा छुपाने के लिए हमारे साथ जो है ये मिल गए थे, पर चुनाव के बाद से इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि कितने बड़े दलित विरोधी हैं। बार बार गेस्ट हाउस कांड को सामने लेकर के आती है मायावती, क्योंकि वो एक कह सकते हो ग्रज है और एक होना भी चाहिए। एक महिला होने के नाते, एक नेता होने के नाते जिस तरह से उनके साथ हुआ तो वो ग्रज होना भी चाहिए। लेकिन अब जब इनको एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना है, उसमें बार बार उस चीज़ को याद करना। अखिलेश यादव ने, आपने पूरा जो बयान बताया, मैं बता रही हूँ कि अखिलेश यादव ने बेसिकली एक भरोसे का संकट जताया है मायावती के ऊपर। आज क्योंकि ये कल की ही अपडेट है, अभी की ये बात है कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में वो ज्वाइन कर सकती है, नहीं कर सकती, सारी चीज़ों पे बात चल रही है। लेकिन उस भरोसे के संकट का क्या आखिर?
मतलब नीतीश कुमार को ही पलटू राम कहा जाता था, लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन में देखें तो मायावती के ऊपर सबसे कम भरोसा है। ये बात बिल्कुल सही है कि मायावती का जो बेस वोट है, जो काडर है, उसको हिला पाना बहुत मुश्किल है, जो दलित वोट है उनका। लेकिन पिछले कई चुनावों में आप देखिए, चुनावों के बाद जब बसपा अच्छा नहीं प्रदर्शन करती है, उस समय ना केवल विशेषज्ञ विश्लेषक बल्कि आम लोग भी यही कहते हैं कि मायावती जो है वो पूरे चुनाव से पहले कुछ नहीं किया। उन्होंने 1 महीने पहले थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, चुनाव के लिए दिखा कि हाँ कुछ तैयारियां कर रही हैं। मायावती जो है वो कह सकते हैं कि एक सुस्त तरीके से वो तैयारियां करती रहती हैं, वो बहुत एक्टिव नहीं है दलित राजनीति में, ये भी बात सच है। बल्कि उनके अलावा बाकी अभी जो कई लोग हैं वो दलितों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो। डिस्कशन मायावती नहीं अब क्रिएट कर रही है दलितों के लिए, और यही कारण है कि कई जो दलित जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो पूरी तरीके से बसपा को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों के साथ जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। तो मायावती का जो आना है बिल्कुल ये पूरे अलायंस को स्ट्रांग तो करेगा ही, लेकिन मायावती के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए ये भी तो बात है। और जो है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये लोग ये बात करें कि अब हम तैयारियां करेंगे, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि 22 से बढ़िया हम लोगों को परिणाम लेकर के आने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप तैयारियां कब कर रहे हैं? आप अभी बात कर रहे हैं कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे। भाजपा घर घर पहुंची हुई है, राम मंदिर को लेकर के भाजपा घर घर अक्षत बंटवा रही है। मेरे घर पे भी आया और मुझे शपथ दिलवाई गई कि आप शपथ खाइए कि अक्षत लगाएंगी और दिए जलाएंगी। तो आप जब अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना अपने अपने हाउसेज में बैठ करके, अपने अपने पार्टी के कार्यालय में बैठ करके, भाजपा आपके घरों के सामने बैठी हुई है। तो ये चीज़ जो है, इसमें मुझे थोड़ा विपक्ष पीछे दिख जाता है। और केवल सही बात है, उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का कम है, इन लोगों से बहुत कम है। लेकिन इस समय जिस तरह से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, आप देखिए जो न्याय यात्रा है उसमें सबसे ज़्यादा 11 दिन न्याय यात्रा रहेगी उत्तर प्रदेश में। शुरू वो मणिपुर से कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हिंदी बेल्ट पे है, क्योंकि एक भले ही यूपी बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव का। पहले तो कहा भी जाता था जिसके हाथ में यूपी है वो समझ जाओ देश उसके हाथ में आ गया, लेकिन अभी ये है कि वो पूरे हिंदी बेल्ट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल एक यूपी से ही आप लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते। आपको जो साथ में लाना है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे को अगर किसी ने मरने नहीं दिया है तो वो राहुल गांधी हैं। और मायावती जो है, आप देखिए समय समय पे वो भाजपा के सपोर्ट में आ गई हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि सपा की वजह से सुरक्षा में खतरा है, तो योगी सरकार से उन्होंने कहा है कि हमें सुरक्षा दो। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पे कहा कि हाँ बिल्कुल, मायावती जी की अगर अपील आती है तो हम उस पर काम करेंगे। तो वो एक सॉफ्ट साइड जो भाजपा के लिए दिख रही है, हम वो नहीं भूल सकते हैं, और मायावती की हिस्ट्री को नहीं भूल सकते हैं। तब जब ईडी और सीबीआई इतनी एक्टिव है, और मायावती जो है, हम लोग एक दिन पहले न्यूज़ रूम चर्चा में आपने ये बात कही थी कि बाकी लोग चाहे लालू भी झुके नहीं, डरे नहीं, लेकिन मायावती इस चीज़ से डर जाती हैं, क्योंकि उनके साथ के भी लोग हैं, भले कोई भ्रष्टाचार किसी पे साबित हो चाहे ना हो, लेकिन वीक पॉइंट्स बहुत हैं उनके पास, और वो वीक पॉइंट ही उनके लिए डर का कारण है। और यही कारण है कि मायावती को हो सकता है कि डरा दिया जाए, हो सकता है मायावती बैकफुट पे आ जाए। तो जो भरोसे का संकट अखिलेश यादव ने जाहिर किया था, वो भरोसे का संकट अभी भी है। उसको लेकर के सच में अभी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि मायावती किधर जाएंगी और क्या करेंगी। लेकिन अभी ये है कि कांग्रेस की यात्रा, जो न्याय यात्रा है, उसके बाद से क्या रिजल्ट आते हैं, किस तरह से माहौल बनता है, वो भी देखने लायक है। और ये जो लोग अभी बातें कर रहे हैं ना, अभी ज़रूरी ये है कि आप बातें मत करिए। बातें आपने कर ली हैं, हर जगह हो गया है, आलोचना करिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अगर आप इस तरह से आरोप लगाएंगे, जो मायावती का फॉलोअर है, जो उनको एकदम अच्छे से ढंग से मानता है, वो आपके 2 दिन पुराने दलित विरोधी है सपा वाले ट्वीट को मानेगा कि अखिलेश यादव की बात को सुनेगा वो। तो इन सारी चीज़ों का भी इन लोगों को ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आप बीजेपी जैसी संगठित पार्टी को हराने की सोच भी सकते हैं। एक और बात है, जिस लाइन को मुलायम सिंह यादव ने तय किया था कि MY और PDA, अखिलेश यादव बार बार उस लाइन पर जा रहे हैं। मुस्लिम और यादव वोट तो समाजवादी पार्टी को नो डाउट कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर सबसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो PDA है, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, ये वोट तब तक नहीं मिल सकता है जब तक मायावती अखिलेश के कंधे पर हाथ ना रखें। ये क्लियर मैसेज उत्तर प्रदेश में है। संदीप, एक सवाल फिर से बनता है आपसे कि गेस्ट हाउस कांड की बात हो या फिर बुआ भतीजे के संबंध की बात हो, पुराने दागों को धुलना क्या इतना आसान है जो पब्लिक सेंटिमेंट में बहुत भीतर तक गढ़ चुका है? उसको कैसे अखिलेश यादव बाहर निकालेंगे? और उसमें समस्या ये है कि अखिलेश अगर उसे बाहर निकाल भी देते हैं तो मायावती फिर से एक चोट देने के लिए तैयार भी है। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि पुराना गेस्ट हाउस कांड या जितने भी पुराने जो चाहे सपा की तरफ से हुए हों या बसपा की तरफ से जो चीज़ें हुई हों, आज जो देश के अंदर परिस्थिति है, जब
एक समुदाय को टारगेट करके राजनीति की जा रही है। दलित समाज के तमाम लोगों पर लगातार अन्याय, उत्पीड़न हो रहा है। हाथरस के अंदर दलित बेटी का कांड होता है। तमाम ऐसे राज्य जहाँ पर दलित उत्पीड़न अभी चरम पर है। आदिवासियों के साथ होता है। एक मतलब आदिवासी समाज के युवक पर पेशाब कर दिया जाता है, जो इतना बड़ा एक माहौल क्रिएट है कि हाँ दलित परेशान है, मुस्लिम परेशान है। और देश के में जो बेरोजगारी, महंगाई, ये उत्पीड़न का मामला है, इसको लेकर आपको अपनी अपनी जो ईगो है, नेताओं की अपनी अपनी, उसको बहुत वो दूर है उससे। एक रिक्शे चलाने वाले को पीटा जा रहा है बस इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से है, सिर्फ इस वजह से। एक का घर तोड़ दिया जा रहा है, वो मुस्लिम है, इस वजह से। इसके आगे अगर आप अखिलेश बन के रहे, मायावती बन के रही, मेरे पास दलित वोट है, मेरे पास यादव और मुस्लिम वोट है, और आपसी टसल करते रहें, तो उनकी जो रोजी रोटी का सवाल है, जो उत्पीड़न का, जिस घर पे जिस झोपड़ी पर छत नहीं है, जिस झोपड़ी पर छत नहीं है, उसकी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, जिंदा जला दिया जाता है उस दलित बेटी को, उसके लिए आप अपनी ईगो बीच में ला रहे हैं। तो ये देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि जनता सब समझती है। जो आम दलित के घर के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की तस्वीर टंगी है ना, वो जनता समझ रही है मायावती को कि जब मेरी बेटी के साथ या मेरे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ उत्पीड़न, अत्याचार हो रहा है ना, और जो आदमी अपनी टसल के अंदर बैठा कि हाँ मैं ही हूँ, तो वो उनका दलित समाज का हितैषी नहीं हो सकता। और अखिलेश यादव के लिए भी यही चीज़ है कि अगर वो चाह रहे हैं कि मायावती जी पर विश्वास नहीं है या किसी भी तरीके का उनके ऊपर कह रहे हैं कि नहीं, इनकी जो सामाजिक राजनीति है उसमें वो फिट नहीं बैठ रही हैं, बीजेपी के साथ जा सकती हैं। आप खुलकर जो कहते हैं ना कि आप मीडिया के सामने अगर आप बात करने लगेंगे कि नहीं मायावती तो बीजेपी के साथ जा सकती हैं, दलित समाज इतना भी मतलब अज्ञानी नहीं है कि आपको समझे ना, सामाजिक गणित ना समझे कि आप मायावती को टारगेट, जिस तरीके से आप खड़गे के खिलाफ बयान नहीं दे सकते, मायावती के खिलाफ भी आप देश में कोई भी अनर्गल बात और बयान तो दे ही नहीं सकते, वो भी राजनीति के अंदर। एक दलित बड़ा वोट बैंक मायावती के साथ है और उसको साधने की तैयारी तमाम लोग, चाहे कांग्रेस हो, तमाम लोग करें। जिस तरीके से अभी न्याय यात्रा की बात हो रही थी कि न्याय यात्रा यूपी में भी चलेगी, लेकिन न्याय यात्रा से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये न्याय यात्रा यूपी में आएगी, मध्य प्रदेश में आएगी, लेकिन तमाम बड़े नेताओं को अपने यूपी की 80 सीटें बहुत मायने रखती। उसके लिए तमाम बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी धमक दिखानी पड़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद से आते हैं, उनको अरविंद केजरीवाल को गाजियाबाद से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तमाम जो ऐसे लोग हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, प्रियंका गांधी या तमाम जो भी हो, मतलब अगर लोकसभा लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनके खिलाफ बड़े बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के अंदर उतारे जाने चाहिए, ताकि यूपी में एक ऐसा माहौल बने जिससे कि नीतीश कुमार लड़ें चुनाव और चंद्रशेखर जैसे नगीना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तमाम जैसे बड़े चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश में आए और एक लहर वेव तैयार हो, जिससे कि जो लोकसभा का चुनाव है वो आम तरीके से जो नफरत भरी राजनीति को हटाया जा सके। और अपनी ईगो, सबसे पहले ये दलित मुस्लिम, जब इन लोगों पे, तमाम लोगों पे अत्याचार हो रहा है, इसके लिए कम से कम अपनी ईगो साइड में रख देनी चाहिए। राघव, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इस बातचीत में। आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया, उसका जिक्र आपने किया। महिलाओं के खिलाफ अपराध खूब हुए मध्य प्रदेश के अंदर। सरकार किसकी थी उस वक्त मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की। आदिवासी व्यक्ति के ऊपर जब पेशाब किया गया, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो मामले मध्य प्रदेश से आ रहे थे, उस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। चुनाव होते हैं, क्या हुआ? तो क्या लोग मुद्दों पे वोट कर रहे हैं या फिर उनकी आस्था एक पार्टी में बन गई है, उस आस्था के हिसाब से वोट कर रहे हैं? आपने बात की, माफी के साथ आपने बात की मिर्चपुर कांड की, और आपने कहा कि क्या अतीत को भुला दिया जाता है। 2002 में गुजरात में नरसंहार हुआ था। कौन था खलनायक? कौन थे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त? अटल बिहारी वाजपेयी। मुख्यमंत्री कौन था गुजरात का? नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को क्या कहा था? नेशनल टेलीविजन पे कहा था ना कि राजधर्म का पालन करिए। भुला दिया ना लोगों ने। तो लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और भुलाई जा सकती है। दूसरी बात, जब हम काडर वोट की बात कर रहे हैं तो तमाम विपक्षी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि आपका मुद्दा क्या है। मैं जब ये कहता हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि दरअसल मुद्दों को लड़ना पड़ेगा। और जब मुद्दे लड़ते हैं, इसका मतलब लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो भाई, बिहार में चाहे जो भी सरकार रही हो, कितना रोजगार दे दिया था आपने? अब दे रहे हैं रोजगार ना, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ी कि भाई रोजगार चाहिए और आपको रोजगार देना पड़ा। राम मंदिर का जो पूरा विवाद चल रहा है, क्या कांग्रेस अछूती रहेगी उस विवाद से? नहीं रहेगी। तो तमाम पार्टियों के दामन में दाग हैं।
उन दागों को भुलाकर आप जो आगे की राजनीति करना चाह रहे हैं, आप मुद्दा आधारित राजनीति करना चाह रहे हैं, आप दलितों के हक की बात कर रहे हैं, आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब ना कर दे, आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कमजोर लड़की का कोई बलात्कार ना कर दे और वो जिंदा ना जला दी जाए। तो इसमें आप समाज के तमाम तबके को साथ में लेकर चल रहे हैं। उन तबकों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। दलितों के काडर की आस्था मायावती के प्रति है मान लीजिए, तो भाई उनकी जो आस्था है आप उसको चोटिल ना करें। किसी भी तरह के अनर्गल बयानबाजी, केवल खड़गे साहब या केवल मायावती की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी नेता के प्रति जो फिलहाल इन मूल्यों के साथ खड़ा दिख रहा है, आप उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी ना करें। कारण क्या होगा, एनर्जी तो डाइवर्ट होती है ना। आपको एक कॉमन इंडिया अलायंस का जो पूरा फॉर्मेट है या पूरी जो संरचना हुई है वो एक कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए हुई है। इन पार्टियों ने सोचा हमारी कॉमन एनिमी भारतीय जनता पार्टी है, इससे हम लड़ेंगे, तो आप एक ही एनिमी रहने दीजिए ना भाई। आपस में अगर आप एनिमी बनाते चले जाएंगे तब तो हो लिया काम। नीरज जी नीरज जी से मैं खुद ही ये बात पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी कहा कि मुद्दों को लड़ना पड़ेगा, खुद ही मुद्दों को आगे आना पड़ेगा, और सही बात है जनता भूल जाती है। लेकिन अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि ये सारी बातें हम थियोरीज की कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इतना बड़ा बन सकता है, जो राम मंदिर के मुद्दे को पीछे कर देगा? कोई ऐसा मुद्दा आपको नजर आता है? कैसे? बेशक रोजगार का मुद्दा है, जातीय जनगणना का मुद्दा है। जातीय जनगणना आप करवा रहे हैं, करवा क्यों रहे हैं? केवल काउंटिंग के लिए या जातीय अस्मिता के लिए? आपको ये विमर्श ठेलना होगा लोगों के बीच में कि भाई हम जातीय जनगणना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जातीय आधार पर जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी हिस्सेदारी ज्यादा नहीं है। केवल ये कहना काफ़ी नहीं है, आपको ये कहना पड़ेगा कि हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। आप कहिए ना कि प्राइवेट क्षेत्र में हम आरक्षण देंगे। भाई आरक्षण का विरोध ही तो करती है ना दक्षिणपंथी जितनी भी पार्टियां हैं। अरविंद केजरीवाल का भी इतिहास रहा है, माफ करिएगा। दक्षिणपंथी पार्टियां आरक्षण का विरोध करती हैं और आप आरक्षण के हिमायत में हैं। अफर्मेटिव एक्शंस का पूरा हिस्ट्री, पूरा ग्लोबल इतिहास है उसका। अफर्मेटिव एक्शन पे बड़ा अफर्मेटिवली, असर्टिवली आप बात करिए। ये मुद्दे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव जितना करीब है, बहुत लेट हो गए विपक्ष वाले अब मुद्दा बनाने में, इतना बड़ा ये मुद्दा बना पाएंगे कि राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और किसी दूसरे मुद्दे की बात होगी? मणिपुर जैसा बर्निंग टॉपिक मुद्दा नहीं बन पाया, जबकि कितनी कोशिश की गई थी। राहुल गांधी पहुंच भी गए थे मणिपुर, नहीं बन पाया। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा है ये लोग या तो सुस्त हैं या तो लेट हैं? ये कर क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है कैसे इस चीज को ये टैकल कर पाएंगे? यहाँ पर मैं निवेदिता से थोड़ा सहमत दिखता हूं कि विपक्ष जनता तक पहुंचने के दो टूल्स हैं, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन, एक मीडिया। दोनों में ही कमजोर है। कारण क्या है उसकी अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों स्थिति में कमजोर है। दूसरा, संदीप का एक सवाल और था, उसको लेकर के मैं आपके पास आऊंगा कि बड़े चेहरे लड़ें। केजरीवाल बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ते हैं, वोट पाते हैं, अच्छा खासा वोट पाते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी रायबरेली की सीट हार जाते हैं, अमेठी की सीट हार जाते हैं। अब पब्लिक में मैसेज ये जा चुका है कि आपका सबसे बड़ा नेता अपनी लोकसभा की सीट हार चुका है। अब वहां उससे और किसी बड़े व्यक्ति को तो आप चुनाव लड़ा नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल पहुंचे यूपी, नीतीश कुमार यूपी है, नीतीश कुमार कुर्मी वोट बैंक को यूपी में साध सकते हैं, एक बड़ा परसेंट है, 15-16% उतना ही यादव है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनमें से कोई एक आदमी कमजोर दिख जाता है तो क्या पूरे अलायंस पर असर नहीं पड़ेगा? एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगी, जो कमजोर दिखने की बात है, क्योंकि देखिए मामला कुल मिला के छवि का ही होता है चुनावों से पहले, ठीक? तो जिस तरह 3 स्टेट ये अभी गंवा दिए हैं, क्या उससे इनकी इमेज जो कमजोर हुई है उसका भी असर क्या लोकसभा में नहीं दिखने वाला है? मुझे नहीं लगता है। कम्युनिकेशन की आप लोगों ने बात की, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने अपने कम्युनिकेशनल स्ट्रेटजी पे बहुत काम किया है और बहुत अच्छे से उसको चलाया भी है। फिलहाल जो दिक्कत हमको दिख रही है ना, वो नेताओं की अनर्गल बयानबाजी की दिख रही है। पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव जब कांग्रेस हारी है तो लोगों के बीच ये मैसेज कम गया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, ये मैसेज ज़्यादा गया है कि तिकड़म चला है कुछ। ये कम्युनिकेशन का खेल है। दूसरी बात, राहुल गांधी की आपने जो बात की कि अमेठी से हार गए, उत्तर प्रदेश में जाइए, आप लोगों से सर्वे करिए। ये मुद्दा ही नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। लोग ये कह रहे हैं कि वो जो आपको विपक्षी विरोधी पार्टी का भी व्यक्ति मिलेगा, वो व्यक्ति ये कहता दिखेगा कि राहुल गांधी भाई इतनी बड़ी यात्रा कर गया, आदमी तो ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए मिसफिट है। पहले ये चीज़ नहीं थी। पहले कोई भी आदमी मुंह उठा के कह देता था वो पप्पू है। राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है। ये कम्युनिकेशन की सफलता है और ये हमको इस तरीके से देखना ही पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन वाइज सफल हैं। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात कही उस बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि आप
मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुद्दे आपके पास हैं। और यही बात मैंने कही है कि विपक्ष ने जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठाया है, दरअसल उसको अभी कुक करने की ज़रूरत है। मतलब बिरयानी जब आप बनाती हैं तो उसको ज़्यादा समय तक नहीं चढ़ाइए तो स्वाद नहीं आएगा ना। तो ये मुद्दा तो आपके पास है, आप कुकिंग कितना कर पाते हैं, आप पका कितना पाते हैं उस मुद्दे को, ये ज़रूरी है। तो मुद्दा केवल गिनती का नहीं होना चाहिए, उसमें अस्मिता का सवाल होना चाहिए, उसमें हिस्सेदारी की बात है तो वो ब्लूप्रिंट आपको देना पड़ेगा कि हिस्सेदारी हम कैसे इंश्योर करेंगे। आप रोजगार की बात करें तो आप ब्लूप्रिंट दीजिए कि हम रोजगार कैसे इंश्योर करेंगे। और मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष आगे चल रहा है। बेशक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, क्योंकि हिंदुत्व की एक आंधी, एक लहर देश में चल रही है। खासतौर पे नॉर्थ इंडिया जो है, हिंदी पट्टी जो है, उसमें तो वो चीज़ है। उसके खिलाफ आपको अगर लड़ना है तो एक तो सॉफ्ट हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, आप उस लाइन में खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। और उसका जो एकमात्र काउंटर है वो मुद्दा है, वो इश्यूज़ हैं, रियल इश्यूज़, ग्राउंड इश्यूज़, जो रोज़गार है, जो प्रतिनिधित्व का मामला है, जो सम्मान का मामला है, जो अस्मिता का मामला है। इन तमाम मामलों को अगर विपक्ष पका पाती है तो विपक्ष के लिए फ़ायदा होगा और विपक्ष को पकाना पड़ेगा। संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस हिसाब से बात की कि ये हो गई राजनीतिक पार्टियों की बात, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी वो जब बदली, उसके पीछे सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता थे और काफ़ी एनजीओ थे बड़े, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, राजनीतिक पार्टियां मिलकर किसी राजनीतिक पार्टी एक विचारधारा पर हमला करेगी तो लोग उसको कहेंगे हाँ ये तो राजनीति कर, मतलब एक जनता के मैसेज तो जाता ही कि राजनीति कर। लेकिन जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता, बड़ा कोई संस्थान या बड़ा कोई तमाम, जैसे योगेंद्र यादव जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, देश के अंदर जो तमाम एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को भी बिना राजनीति किए एक देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको निभाने का सही वक्त मेरे को लगता है अब आ गया है। और लोगों को करना भी चाहिए कि हाँ, देश के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है और देश के अंदर जो इतने मतलब उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, एक जो एक्टिविस्टों का कर्तव्य है उसको निभाने का वक्त आ गया। हाँ भाई, इस सरकार के कार्यकाल में ये सब चीज़ें हुई हैं और हमें इसके लिए सड़कों पे उतरना चाहिए। और तमाम जो पार्टी, जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी है, तमाम लोग हैं जो लड़ रहे हैं नफरत के खिलाफ, उस नफरत प्यार का जो संदेश दे रहे हैं उसका पक्ष में। और जाति जनगणना की जो बात की, जाति जनगणना सिर्फ जाति जनगणना नाम है उसका, लेकिन क्या बात हो रही है, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ये राजनीतिक शब्द हैं। बस बात होनी चाहिए पाल कितने हैं, बात होनी चाहिए चमार कितने हैं, बात होनी चाहिए धोबी कितने हैं, बात होनी चाहिए ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं। जब होगी भागीदारी सिर्फ एससी एसटी ओबीसी नहीं, जब पता लग के आएगा चमार कितने हैं, पासी कितने हैं, धोबी कितने हैं, तब पता लगेगा कि हाँ, जब ये भद्राचार्य जैसे लोग पैदा नहीं होंगे, भद्राचार्य जैसे लोगों की जबान नहीं खुलेगी, जब पता लग जाएगा इतने % ये लोग हैं, और पता भी है इन लोगों को, जब इनकी जबान नहीं खुलेगी, ताकत का पता लगता है कि हाँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी छीन कर लेंगे जिस दिन जाति जनगणना पता लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं दो मुद्दों के बीच में विवाद बनता दिख रहा है। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा जिसको बीजेपी लेके चल रही है, तो दूसरी तरफ जातिवार जनगणना की बात विपक्ष बार बार उठाएगा। कई सारे आरोप हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, कई सारे समर्थन भी हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, बीजेपी शासित राज्यों में माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। तय आपको करना है कि आखिर 2024 के मुद्दे क्या होने चाहिए। न्यूज रूम चर्चा को दोबारा देखने के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मॉलिटिक्स, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।